बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस बीजेपी को अभी गुमान है कि वो सारी सीटों पर कब्जा कर लेगी, अगर न सिर्फ पशुपति बल्कि अगर मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ बताए जा रहे हैं, मांझी भी नाराज़ है, तो ऐसे में 3-4 दल अगर कांग्रेस पार्टी में चले गए तो यहाँ पर बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होती सिराज नजर आएगी। पशुपति पारस के प्रभाव वाली सीटें हैं यहाँ पर, चाहे वैशाली की बात कर लीजिए, चाहे आप खगड़िया की बात कर लीजिए, या फिर जो सबसे अधिक हॉट सीट है हाजीपुर, उसकी बात कर लीजिए। यहाँ पर जो पशुपति पारस है उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। मोदी सरकार में मंत्री भी बने, मौका भी मिला, लेकिन अब एक सीट को मोहताज हो गए और आज इस्तीफा भी हो गया। हम बात कर रहे हैं पशुपति पारस को। जिस तरीके से अब बीजेपी ने दरकिनार किया है, कई सवाल अपने आप में खड़े करता है कि आखिर एक वक्त था जब उसी बीजेपी पार्टी ने पशुपति पारस को मंत्री तक बना दिया, मंत्रिमंडल में जगह दे दी, लेकिन अब एक भी सीट देने से इनकार कर दिया और एक वक्त ऐसा आया कि पशुपति को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा, या यूं कहें कि पशुपति पारस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर अब क्या इसकी वजह है कि एकदम से बीजेपी पार्टी का भरोसा था वो पशुपति पारस से उठ चुका है और चिराग पासवान पर बीजेपी ने बिहार में बड़ा दांव खेला है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर क्या ये वजह हो सकती है जिसके चलते एक वक्त में मंत्री रहा नेता अब कहीं ना कहीं एक सीट को मोहताज हो चुका है? जाहिर सी बात है, और पशुपति पारस के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि मंत्री रहे और एक बड़े ओहदे पे भी थे, साथ में 4-5 सांसद भी उनके पास थे, लेकिन जिस तरह से उनको सिराज दरकिनार किया गया है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या बीजेपी की जो कह सकते हैं कि उसका ये मोटिव बन गया है, उसका एम बन गया है कि जब तक तुम्हारा मतलब है तब तक तो उनको इस्तेमाल करो, जैसे ही मतलब ख़त्म हो जाए तो उनको दरकिनार कर दो। और चूँकि सिर्फ ये पशुपति पारस का मामला नहीं, हमने देखा कि दुष्यंत चौटाला जब उनसे कह सकते हैं कि तमाम जो है विवाद पैदा होता है, मतभेद पैदा होते हैं, तो उनको दरकिनार कर देते हैं, उनके 4-5 विधायक अपने खेमे में मिला लेते हैं। वहीं हमने देखा कि जब शिवसेना के साथ में बीजेपी का जो अलगाव होता है, उनके भी 2 खेमे कर देते हैं। अजीत पवार जो कह सकते हैं कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। तो ये बीजेपी का लगातार देखने को मिल रहा है कि जिनसे भी उनकी नहीं बनती है, जो भी उनके कहे अनुसार नहीं चलता है सिराज, वो उसके खिलाफ इस तरह का रुख इख्तियार करते हुए नजर आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर बीजेपी किस मंशा के तहत काम करती है। क्योंकि कल जो आपके खासम खास थे, कल जो आपके सबसे करीबी माने जाते थे, कल जो आपके कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जैसे ही उनका वक्त निकल गया, मौका निकल गया, आपने उनको तुरंत पार्टी से और कह सकते हैं कि दल से अपने उठाकर बाहर फेंक दिया। ये जो चीज़ें हो रही हैं कुल मिलाकर ये दर्शाती हैं कि बीजेपी सिर्फ मतलब परस्ती की राजनीति करती है। जो आरजेडी के कह सकते हैं प्रवक्ता हैं मृत्युंजय त्रिपाठी, वो भी यही बात कहते हैं कि जैसे ही मौका निकलता है बीजेपी जो है साइड करने में कह सकते हैं कि कोई देर नहीं लगाती। खुद बीजेपी के अंदर खाने में हम देखें शिवराज सिंह चौहान से लेकर वसुंधरा राजे, ऐसे तमाम बड़े नेता जिनको जब मन किया तब साइड हटाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि पशुपति पारस का क्या सियासी भविष्य होने वाला है, क्या वो इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। लगातार बात चल रही है कि उनके जो कह सकते हैं कि कई तरह की ऐसी खबरें हैं कि लालू यादव से मिल सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने उनके बारे में कहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी यही बात कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन से भी कहीं ना कहीं ये खबर है कि उनको जो है बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में अब बड़ी अपडेट ये हो सकती है कि अगर गठबंधन में जाते हैं, यानी महागठबंधन में शामिल होते हैं एक तरह पशुपति पारस, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि जिस बीजेपी को अभी गुमान है कि वो सारी सीटों पर कब्जा कर लेगी, अगर न सिर्फ पशुपति बल्कि अगर मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ बताए जा रहे हैं, मांझी भी नाराज़ हैं, तो ऐसे में 3-4 दल अगर कांग्रेस पार्टी में चले गए तो यहाँ पर बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होती सिराज नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर जो है पशुपति पारस अब जो है उनको इंडिया गठबंधन से कितनी सीटों का ऑफर मिलेगा। क्या जिस ख्वाहिशों के साथ वो बीजेपी में जा रहे थे और शामिल थे, क्या उन ख्वाहिशों को अब कह सकते हैं आरजेडी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है उसको पूरा कर पाएगा? आपको क्या लगता है सर कि अब जो है महज कुछ ही घंटों में ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि लालू यादव के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पे उनको जो है इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा और कुछ सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं ऑफर भी मिलेगा? क्या लगता है आपको कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी? देखिए बिल्कुल, और सही बात आपने कही, क्योंकि अब देखिए हर तरफ देखा जाए तो उपेंद्र को जो पशुपति पारस है उनके लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि
उनकी तो पूरी पार्टी को एक तरीके से फिर तहस-नहस करने का की जो योजना है वो बनाई गई है। उनके अगर 2 सांसद चाहें महबूब कैसर की बात करें या बीना की बात करें, दोनों ही एक बार फिर से चिराग पासवान के करीब चले गए। तो यहाँ पर क्या आप करते हुए नजर आएंगे पशुपति पारस, क्योंकि उनका स्टैंड बहुत कुछ मायने रखेगा। यहाँ पर क्या वो लालू यादव से मुलाकात करेंगे और क्या आज ही इस बात की घोषणा करने वाले हैं कि वो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो रहे हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि जिस पासवान के वोटों के सहारे बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने पास रखा है, उसी पासवान वोट के अंदर यहाँ से पशुपति पारस जो है वो बड़ी सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। साथ ही क्या आने वाले दिनों की जो राजनीति की बात करें तो क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए ये मुश्किलों भरा सबब हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और लगातार तेजस्वी पहले ही माहौल बना रहे बिहार के अंदर। ऐसे में अगर पशुपति पारस आते हैं, मुकेश सहनी आते हैं, मांझी आते हैं, तो ये जो बीजेपी के खिलाफ माहौल है वो बनता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि लगभग जो सर्वे बता रहे थे वो 7-8 सीटें बता रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन है उसको मिलती हुई नजर आएंगी बिहार में। अब ऐसे में अगर ये 3-4 दल आकर बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस है उसके अंदर अगर आकर मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही कि उस वक्त जब पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया, इस उम्मीद के साथ कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा पशुपति पारस के रास्ते। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब से वो मंत्री बने वो जमीनी स्तर पर जुड़े नहीं, लोगों से संवाद नहीं किया, लोगों से बात नहीं की, जिसके चलते उनका जनाधार है उसमें कमी देखने को मिली है। और इसकी एक जो है दूसरी वजह यह हो सकती है कि जिस तरीके से चिराग पासवान जो है लगातार उनकी पार्टी की टूटने के बाद भी, उनकी पार्टी के उसके बाद भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, और लगातार जो जमुई है या हाजीपुर जो सीट है वहां पे जो है लगातार लोगों से बात करते हैं, रैलियां करते हैं। क्या यही वो बड़ी वजह है कि चिराग पासवान पर भरोसा जताया है? देखिए बिल्कुल, चिराग पासवान की आप बात करें, जाहिर बात है कि आपने तमाम सारी बातें कही, रैलियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं 1-2 महीने के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले आप देखिए लोग ये कहते थे कि भाई जो हमारे कह सकते हैं सांसद हैं, जमुई के जो लोग हैं वो ये कहते हैं हमारे सांसद आखिर हैं कहाँ, क्योंकि कई बार लोगों ने ये कहा कि भले ही वो यहाँ से चुनाव जीते हैं लेकिन उन्होंने जिस तरह से अनदेखा किया है इस कह सकते हैं क्षेत्र को, उसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देती हुई नजर आएगी। इसीलिए लगातार जो कयास लग रहे हैं कि जमुई से ना लड़कर हो सकता है कि चिराग पासवान जो कह सकते हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। तो कई तरह के इसमें कह सकते हैं सवाल अभी भी बने हुए हैं कि जिस तरह से 5 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, क्या वो उन 5 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं? अगर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज कर भी दी तो क्या उनकी पार्टी के जो सांसद हैं वो उनके पास बने हुए रह सकते हैं? क्योंकि 2020 के बाद जिस तरह देखा गया कि उनके 6 में से 5 सांसद जो थे वो उनके चाचा के साथ चले गए, तो कहीं ऐसा बीजेपी करती हुई नजर ना जाए कि अगर इनके सांसद जीतते हैं तो इनकी पार्टी को अपनी तरफ मिला लिया जाए। जो मुकेश सहनी है उनका दर्द भी कहीं ना कहीं इसी तरह का है, 3 विधायक उनके बीजेपी ने अपने खेमे में मिला लिया, यानी कि उनको एकदम से कह सकते हैं उनकी जो पार्टी थी उसको ख़त्म करने का काम किया। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जो कह सकते हैं कि बीजेपी ये खेल करने वाली है, और क्या चिराग पासवान के पक्ष में जो मतदान होने वाला है वो इस लेवल का होने वाला है कि जो 4 से 5 सीटें उन्हें मिली हैं उन सब पे जीत दर्ज करते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो पशुपति पारस के प्रभाव वाली सीटें हैं। यहाँ पर चाहे वैशाली की बात कर लीजिए, चाहे आप खगड़िया की बात कर लीजिए, या फिर जो सबसे अधिक हॉट सीट है हाजीपुर उसकी बात कर लीजिए, यहाँ पर जो पशुपति पारस है उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। आपने जिक्र किया समस्तीपुर या खगड़िया, हाजीपुर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सीट है जिसके लिए विवाद लगातार बढ़ता गया, और यही वो बड़ी वजह है कि पशुपति पारस को बीजेपी ने दरकिनार किया। लेकिन एक बड़ा सवाल यही रहेगा कि अगर हाजीपुर सीट से पशुपति पारस चुनावी मैदान में उतरते हैं और चिराग पासवान एनडीए की तरफ से उतरते हैं, तो आखिर जीत किसकी होगी और पल्ला किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए जाहिर बात है, आप देखें कि पशुपति पारस एक कह सकते हैं अनुभवी नेता है, और जाहिर बात है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है, लेकिन चिराग पासवान को सफलता अब तक मिली है वो उनके पिता के नाम पर मिली है। तो ऐसे में उनके लिए ये चुनाव बहुत अहम होने वाला है कि अपने नाम पर, अपने बूते वो कितनी सीटों को हासिल कर पाते हैं, कि अपनी सीट भी बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अब चिराग पासवान की जो राजनीति है उसकी आजमाइश होने का वक्त आ गया है, किस तरह से वो अपने जो कह सकते हैं वोट बैंक है उसको कह सकते हैं बचाते हुए नजर आ सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको जोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर चाचा वर्सेस भतीजा की लड़ाई हुई तो यहाँ पर पशुपति पारस भी बाजी मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीट जीती हुई है और यहाँ पर लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा
कि वो जो है चिराग पासवान को वोट नहीं देंगे। तो ऐसे तमाम तरह की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में पशुपति पारस जो है खुले तौर पर जब कह सकते हैं महागठबंधन में उनकी एंट्री होती है, तो क्या खुले तौर पर वो कह सकते हैं कि भाई मैं हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा होता है और चिराग पासवान भी वहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो ये जो सीट है इसका मुकाबला बहुत ज़ोरदार और मज़ेदार होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देखना होगा लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और तमाम जो सीटें हैं उसको लेकर आप कहीं ना कहीं एक लड़ाई अब छिड़ चुकी है। अब देखना होगा कि लालू यादव जिनको लेकर खबरें चल रही हैं कि वो लगातार जो है वो कह सकते हैं पशुपति पारस के संपर्क में है। पशुपति पारस खुद अब लालू यादव के घर जाएंगे महज कुछ ही दिनों में, या यूं कहें कि कुछ ही घंटों में। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या बड़ा ऑफर देते हैं जिससे पशुपति पारस जो है अपने भविष्य को लेकर संतुष्ट नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।